असल में आज जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले पर सुप्रीम मोहर लग गई। कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल 370 को लेकर जो प्रोपेगेंडा विपक्ष ने फैलाया था वो एक ही झटके में मजबूत तर्कों के आगे खारिज हो गया। कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि 2024 से पहले मोदी सरकार के उस फैसले पर सुप्रीम मोहर लग जाना, जिसे विपक्ष असंवैधानिक बताता रहा था, ब्रांड मोदी को यह और मजबूत करता है। और क्या खास बातें कही हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, उस पर सियासत क्या हो रही है, देखिए सवाल पब्लिक का आज की पहली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। Whether Jammu and Kashmir retained an element of sovereignty or internal sovereignty when it joined the Union of India. We have held that the state of Jammu and Kashmir did not retain an element of sovereignty when it joined the Union of India. ये हमारी हार नहीं है, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार। 370 तो पहले हट गया था। जो लोग इसको जबरदस्ती कोर्ट में लेके गए उनसे पूछना चाहिए कि आप क्यों कोर्ट का टाइम आपने खराब किया। जो चीज़ वैध थी वो वैध है, और कोर्ट ने उसके ऊपर मुहर लगा दी कि भाई वैध चीज़ को आप जबरदस्ती लेकर आए होंगे। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की आज जीत हुई है। तो मेरे नज़र में 370 को जो एब्रोगेट किया गया है ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक फैसला आया है। आज के बाद मुझे लगता है 35 और 370 के पक्ष में जो दलीलें दी जा रही थी वो सब दलीलें बेमानी हो गई हैं। जो 35 हटाने का फैसला लिया, जो 370 हटाने का फैसला लिया, बिल्कुल सही लिया फैसला। जो उन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दिया जम्मू कश्मीर को, वो फैसला भी ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले पर मुहर लगा दी और साफ कह दिया कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला 100% सही फैसला था। तो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर विपक्ष का ताना हुआ सारा बवंडर, सारा शोर, सारी दलीलें, सारी अफवाहें धुआं हो गईं और सुप्रीम सत्य की एक बार फिर जीत हुई। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पर लिए गए ऐतिहासिक फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। मान्यवर न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, इसमें कोई शंका कुशंका नहीं है। ये संवैधानिक सत्य है कि धारा 370 अस्थायी समाधान। अब ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है। पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ट्वीट करते हुए लिखा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखता है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की शानदार घोषणा है। कोर्ट ने अपने गहन ज्ञान, एकता के मूल सार को मजबूत किया है। सुप्रीम कोर्ट को हम भारतीय होने के नाते बाकी सबसे ऊपर प्रिय मानते हैं और संजोते हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए ट्वीट किया और लिखा, आर्टिकल 370 पर हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में शांति लौटी है। तो अब वो क्या कर रहे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में अपनी पारिवारिक सियासत को चलाने का पूरा फ्रेमवर्क आर्टिकल 370 के इर्द गिर्द बुना था, जो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के मोदी के फैसले को अवैध और असंवैधानिक करार देते फिर रहे। आज जो हरकत मरकजी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर नाजायज, गैर कानूनी, गैर आईनी की, उसको जो जायज करार दिया गया, वो जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के तस्वुर के लिए एक सजाए मौत की खबर से कम नहीं है।
हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था क्योंकि हम इंसाफ की उम्मीद कर रहे थे। हमारी कोशिशें यहाँ ख़त्म नहीं होंगी। हम सुप्रीम कोर्ट को रिस्पेक्ट करते हैं। क्या दोबारा अदालत के दरवाज़ों को खटखटाना हमारे लिए एक पॉसिबिलिटी है या क्या हम उस पर सोच सकते हैं? मैं कह नहीं सकता हूँ। हमें अपने वकीलों से बात करनी होगी। नहीं, आज जो फैसला आया हम उससे मुतमईन नहीं हैं और मेजॉरिटी मोरालिटी की कामयाबी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है। बट अटूट हिस्सा जब हम कहते हैं तो उसका जो रिलेशनशिप है यूनियन से, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकेंगे। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार के इस बड़े ऐतिहासिक फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने की प्रक्रिया को न सिर्फ सही करार दिया है बल्कि मोदी सरकार के फैसले को बरकरार भी रखा है। इस मुद्दे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने की थी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ बेंच के मुखिया थे। इनके साथ ही जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी इस बेंच में शामिल थे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को अब्दुल्ला महबूबा जैसे नेता लगातार असंवैधानिक बताते फिरते रहे हैं। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये सभी वीतरागी हो जाएंगे? एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह भी साफ कर दिया है कि किसी को भी मुगालते में रहने की जरूरत नहीं। CJI ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 370 अस्थायी था, इसे रद्द करने की राष्ट्रपति की शक्ति अभी भी मौजूद है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि राज्य में युद्ध की स्थिति के कारण अनुच्छेद 370 अंतरिम व्यवस्था थी। जब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया तो जिस विशेष शर्त के लिए अनुच्छेद 370 लागू किया गया था उसका भी अस्तित्व खत्म हो गया। जस्टिस SK कौल ने कहा कि अनुच्छेद 370 का उद्देश्य धीरे धीरे जम्मू कश्मीर को अन्य भारतीय राज्यों के बराबर लाना था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 370 को हटाना संवैधानिक तौर पर सही है, राष्ट्रपति के पास फैसले लेने का अधिकार है। जो लोग कहते हैं कि धारा 370 परमानेंट है, वो संविधान सभा की मंशा का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान। मान्यवर, आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इसका मतलब ये है, ये जो कहा धारा 370 अस्थायी प्रावधान था, इसका मतलब ये है कि ये दावा याचिकाकर्ता का 370 को कभी हटाया ही नहीं जा सकता। वो दावा सिरे से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कुल मिलाकर सीधे साफ लफ्जों में बात ये कि जो राग कुछ विपक्षी पार्टियों की तरफ से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर ताना गया था, वो बेमतलब है और कानूनी और संवैधानिक दायरे से मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले में कहीं भी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं हुआ। अब इस फैसले के आने के बाद कांग्रेस क्या कह रही है, सुनिए। 370 जब से ये देश में हमारे संविधान में शामिल हुई थी, उसी समय से ये टेम्पोररी के आधार पे हुई, ये टेम्पोररी एडहॉक मेजर। लेकिन उस समय ये 370 दिए गए थे, इसके पीछे जो कारण वो भी बताए गए थे। लेकिन सदन के अंदर बार बार हम ये गुहार लगाते आते थे कि इस एक स्टेट को अब भंग करके यूनियन टेरिटरी बना दिए, तो स्टेट की मर्यादा कब? तो सवाल कांग्रेस से ये पूछा जा सकता है कि अगर धारा 370 अस्थायी थी, वो ये जानती थी, तो फिर इसे आगे हटाया क्यों नहीं गया? क्या इसके पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ राजनीति थी? रही बात 370 हटाने से लेकर पीओके पर मोदी शाह के रुख की, तो वो पहले दिन से ही साफ रहा है। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए।
जो भी हो, पर एक बात तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से तय हो गई है कि मोदी की देश के भीतर एक निशान, एक विधान और एक संविधान लागू करने की प्रतिज्ञा संवैधानिक दायरे में। 2024 के चुनावों से पहले मोदी सरकार के एक और बड़े प्रण और फैसले पर लगी मुहर मोदी कल्ट को और मजबूत कर सकती है। अब चुनौती आगे की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव के लिए कदम उठाए जाएं और 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हो। इसे लेकर मोदी सरकार ने तैयारियां बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी, परिसीमन आयोग के गठन के साथ ही। दरअसल जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 आए जाने के बाद से जो आरोप मोदी सरकार पर विपक्ष लगाता रहा है, हकीकत उससे बिल्कुल उलट है। परसों भी लोकसभा में कहा गया कि ये बिल अभी लंबित है, क्यों जल्दबाजी में ला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगी, आपको राह देखनी चाहिए। मान्यवर, ये सारे स्टैंड जो थे वो न्याय के लिए नहीं थे। नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय किया था वो निर्णय को लंबित करने के लिए थे, उस इरादे से किए गए। मोदी शाह की कोशिश जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक ढांचे को और मजबूत करने की रही है। यही वजह है कि बीते 6 दिसंबर को परिसीमन के बाद नए सिरे से राज्य में सीटों का ऐलान अमित शाह ने संसद में किया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहले 107 सीटें हुआ करती थीं, जो परिसीमन में बढ़कर 114 हो गई हैं। इसमें जम्मू में 43 सीटें, कश्मीर में 47 सीटें और पीओके की 24 रिजर्व सीटों के अलावा एसटी की 9 सीटें, कश्मीरी विस्थापितों के लिए 2 सीटें, पीओके से विस्थापित के लिए 1 सीट और 5 नामांकित सीटें होंगी। जिस 5 और 6 अगस्त का बिल 2019 का कुछ लोगों को जूते में पड़े कंकर की तरह खटकता है, उनको मैं बताना चाहता हूं, इसी बिल का हिस्सा था न्यायिक डिलिमिटेशन। ये एक शब्द नहीं है, 2 शब्द जोड़कर बना है, क्योंकि पहले जो डिलिमिटेशन हुआ था वो इस तरह से था, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी यहां बनी है और दूसरा वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा 15 किलोमीटर दूर है। क्यों? क्योंकि मुझे चुनाव जीतना है। इस तरह से डिलिमिटेशन हुआ। ये डिलिमिटेशन के सामने मैंने जानबूझकर एज अ लेजिस्लेटर न्यायिक डिलिमिटेशन लिखा था, वो आज मैं सदन को बताऊंगा। आर्टिकल 370 हटने से पहले और आज की जम्मू कश्मीर की तस्वीर ट्रांसफॉर्मेशन की शानदार कहानियों के साथ दिखती है। हिंसा और आतंक के बादल अब छंट चुके हैं और ये बदलाव राजनीतिक लाभ हानि से अलग जम्मू कश्मीर की समृद्धि और संप्रभुता के लिए रहा है और कुछ यही संकेत सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले पर मुहर सुप्रीम कोर्ट में लगी तो मोदी के विजन की झलक आज भारतीय जनता पार्टी के फैसले में मिल गई। मध्य प्रदेश को मोदी के मोहन प्यारे मिल गए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने सबको हैरान करते हुए, चौंकाते हुए उज्जैन दक्षिण से चुनाव जीतकर आए मोहन यादव को अपना नेता चुन लिया। मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाए जाने के बाद उन्होंने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने की दावेदारी पेश कर दी। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के बाद मोहन यादव का नाम भारतीय जनता पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग को आगे बढ़ाता है, लेकिन इस फैसले के संकेत सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। देखिए सवाल पब्लिक का आज की दूसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मोहन यादव एक ऐसा चेहरा जिसकी ना मीडिया में चर्चा हुई, न जिसके पीछे बड़ा नेता होने का कोई टैग चस्पा था। लेकिन नरेंद्र मोदी युग की बीजेपी के फैसले अक्सर लीक से हटकर होते हैं। ऐसा ही एक और फैसले से एमपी में उनको मोहन मिल गया। मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद।
मोहन यादव को एमपी के मामा यानी शिवराज सिंह चौहान की विरासत मिली तो उसके पीछे 2024 का संदेश साफ नजर आया है। मोहन यादव युवा और नया चेहरा है, इससे एक झटके में शिवराज सिंह चौहान से कनेक्ट किए जाने वाला फटीग फैक्टर दूर हुआ। मोहन यादव को चुनने में सिर्फ ओबीसी कार्ड ही नहीं चला गया, वो अपने साथ उस यादव समीकरण को ला रहे हैं जो एमपी के अलावा यूपी और बिहार में बहुत ताकतवर है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से छात्र राजनीति शुरू करने वाले मोहन यादव पर आरएसएस का भरोसा है, क्योंकि उन्होंने सक्रिय होकर संघ में काम किया। साथ ही मोहन यादव को पार्टी संगठन में काम करने का अच्छा अनुभव है। आज ये मैं यादव समाज से हूँ और ये यादव समाज के लिए बहुत बड़ी बात हुई है, गर्व की बात है। और चूंकि मैं यादव हूँ, यूपी से हूँ, तो मुझे ही कई बार कहते थे क्या बीजेपी में जुड़ी हो, ऐसा मैंने खुद सुना है। आज उन सबके गाल पे तमाचा टाइप का लगा है जो आज हुआ है। माननीय सभापति जी, आज एक हमारे बड़े भाई मोहन यादव जो महाकाल की नगरी के विधायक हैं, वो मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और ये बहुत ही हर्ष का विषय है, खुशी का विषय है। और माननीय मैं भारतीय जनता पार्टी और माननीय हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, दोनों के लिए आज यादव समाज ऋणी हो गया है। और मैं फिर अपने यहीं से बैठ के अपने सभी यूपी के भाई बहनों को भी कहना चाहूंगी कि जो भी ये सोचता है कि यादव समाज में बीजेपी का जाना गलत है, ये उनके लिए इससे बड़ा एग्जाम्पल अब हो नहीं सकता। महाकाल की नगरी उज्जैन में दक्षिण उज्जैन विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आए मोहन यादव को मानो महाकाल ने अपना आशीर्वाद दे दिया। इस बात को ऐसे समझिए कि विधायक दल का नेता चुने जाने से पहले जब सभी नेताओं का ग्रुप फोटो सेशन हुआ तब वो तीसरी लाइन में बैठे थे, यानी मोहन यादव को दूर दूर तक सीएम पद की रेस में गिना तक नहीं जा रहा था। बताया मैं एक पेशेंट अभी ऑपरेशन करके आई थी, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो पेशेंट देख रही थी, एक किसी के बेस्ट विशेष आई कि ऐसे कि बधाई के लिए फोन आया। इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। एक सीढ़ी है कि कड़ी मेहनत से चढ़ी है, उसका फल आज हमारे मामा जी को हम सबको मिला है। हाँ, मेहनत किया था, भगवान ने फल दिया है और मेहनत करेंगे आगे चल के। निश्चित रूप से उसका परिणाम है, बड़ों का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और बाबा महाकाल का आशीर्वाद। कोई भी कार्यकर्ता कभी कल्पना नहीं करता है कि वो पीएम बनेगा, सीएम बनेगा या कुछ भी बनेगा। जैसी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है वैसे हम निभा रहे हैं। जब शिवराज सिंह चौहान से लेकर नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और यहां तक कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े चेहरे सामने रहे हों, तो भला कौन सिर्फ तीसरी बार चुने गए विधायक के नाम इतना बड़ा ताज होने का अंदाजा लगा सकता था। और यही तो है नरेंद्र मोदी युग में नई बीजेपी की नई कार्य संस्कृति कि विपक्ष को अपना अगला कदम चलने के लिए नई रणनीति बनाने को मजबूर होना पड़ता है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से हाईकमान ने चौंकाया है। मोहन यादव मुख्यमंत्री पद पर घोषित किए गए हैं और हाईकमान के इस फैसले ने सबको चौंका दिया है। मोहन यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं, उच्च शिक्षा मंत्री थे मध्य प्रदेश सरकार में और इसके अलावा आरएसएस के बेहद करीबी माने जाते हैं। मोहन यादव को बनाकर बीजेपी ने एक मैसेज ये भी दिया है कि जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता की भी उतनी ही वक्त है जितनी बड़े नेताओं की है। मोहन यादव को उस मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की कमान मिल रही है जहां बीजेपी का वर्चस्व गुजरात से भी पहले कायम हुआ था। मोहन यादव को सरकार चलाने में मदद करने के लिए 2 डिप्टी सीएम दिए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम होंगे। राजेंद्र शुक्ला ब्राह्मण चेहरे हैं तो जगदीश देवड़ा अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते हैं, यानी सामाजिक समीकरणों का पूरा ख्याल रखा गया है। जगदीश देवड़ा है सर, उप मुख्यमंत्री के तौर पर आपको तय किया गया है। अभी कोई अधिकृत जानकारी नहीं है। अच्छा, मोहन यादव सीएम बनाए गए हैं, किस तरह बधाई उनको। पार्टी का फैसला उचित है। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता साधारण भी हैं और असाधारण भी हैं। राजनीति का हर चैप्टर समझने वाले नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश की नई विधानसभा में स्पीकर का जिम्मा मिल सकता है। मध्य प्रदेश को नए मुख्यमंत्री मिल गया, उनको बहुत बधाई, उनका अभिनंदन। छत्तीसगढ़ में पहले आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला करने के बाद बीजेपी ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को चुनकर जितनी आबादी उतना हक के राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं के नारों को बेअसर करने का भी प्लान बना लिया। खासकर तब जब हिंदी बेल्ट में चुनावी हार के बाद एक बार फिर इंडी गठबंधन नए सिरे से एकता के सूत्र पिरोने की कोशिशें कर रहा है और हार के बावजूद दिल मजबूत करके दावे कर रहा है कि बीजेपी का टाइम पूरा हो गया। 24 की बहुत बड़ी तैयारी है। उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी आई थी, 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे।
ऐसे दावों के उलट बीजेपी 2024 के लिए ठोस रणनीति बनाती दिख रही है, जहां खुद नरेंद्र मोदी मैदान में हैं, जो चुनाव नतीजों से लेकर ग्लोबल रेटिंग में एक अकेला कितनों पर भारी के अपने बयान को सच साबित करते दिखते हैं। तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री के चेहरों को चुनने में बीजेपी न किसी दबाव में आती है और न किसी भूल भुलावे में दिखती है कि कोई नया चेहरा आएगा तो क्या होगा। ऐसे में अब राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर फैसला क्या होगा, इसे लेकर भी देश की दिलचस्पी पहले से ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ना छत्तीसगढ़ और ना ही मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए सार्वजनिक तौर पर कोई दावेदारी या लॉबिंग हुई, लेकिन राजस्थान में परिस्थितियां थोड़ी बदली हुई हैं। वहां विधायकों की बाड़ेबंदी तक की खबरें आई। 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे सिंधिया के कैंप से दावेदारी के संकेत मिले हैं, तो किरोड़ी लाल मीणा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मीणा समाज की ओर से चिट्ठी लिखी गई। राजस्थान में भी मध्य प्रदेश की तरह कई हैवीवेट कैंडिडेट मुख्यमंत्री पद की रेस में दिखते हैं, लेकिन विजेता कौन होगा ये कोई कहने की सूरत में नहीं है। इसमें हम कहने के अधिकारी नहीं हैं। ये कपोल कल्पित बातें मैं कैसे कह सकता हूँ। मेरे साथ मेरे तरह ही चुनाव में पराजित हुए रामलाल जी शर्मा है, राजनीति के ज्योतिषी हैं, वो कुछ बता सकते हैं। छत्तीसगढ़ और एमपी में सीएम पद के चेहरों के मद्देनजर ये कयास लगाए जा सकते हैं कि राजस्थान का फैसला भी कुछ ऐसा होगा जो नरेंद्र मोदी के विजन को और ज्यादा मजबूत करता हो। नरेंद्र मोदी के विजन में संगठन की शक्ति, प्रशासनिक क्षमता और सबसे बढ़कर हर एक को साथ लेकर चलने की कुव्वत नई पीढ़ी की लीडरशिप का पहला क्वालिफिकेशन है। इसमें विष्णुदेव साय और मोहन यादव दोनों खरे उतरते हैं। इसीलिए राजस्थान में तुरुप का इक्का कौन होगा, ये सवाल बड़ा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नए चेहरों को कमान सौंपकर बीजेपी आला कमान ने राजस्थान के लिए अपने संकेत साफ कर दिए हैं कि वो पुराने चेहरों को राजस्थान में मौका देने नहीं जा रही है। जिन चेहरों का चुनाव मुख्यमंत्री पद के लिए किया गया है, उनमें कास्ट कॉम्बिनेशन का पूरा ख्याल रखा गया है, क्योंकि बीजेपी की निगाहें 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। 3 राज्य में बीजेपी की नई सरकारें जब तक कामकाज संभालेंगी, उनके बाद 2024 के चुनाव का काउंटडाउन शुरू होने का समय आ जाएगा। विपक्ष के मुकाबले एक और जहां बीजेपी अनुभव और नई लीडरशिप दोनों सामने रखने का दांव चल रही है, तो दूसरी ओर भारत माता कौन के राहुल गांधी के सवालों के बीच बीजेपी कश्मीर से कन्याकुमारी तक राष्ट्रवाद का ज्वार उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। सर, आज कश्मीर का कोई नहीं है इस सदन में। मैं था उस दिन। सर, उन्होंने बड़ा ग्रॉस स्टेटमेंट किया है कि कश्मीर का इस सदन में कोई नहीं है। वो अपने बारे में कह सकते हैं, हमारे बारे में क्यों कह रहे? हम तो सदैव कश्मीर के हैं, हमेशा के। आपके बारे में वो सच हो सकता है, हमारे बारे में आप कैसे स्टेटमेंट कर सकते हो भाई? आप कह दो मैं कश्मीर का नहीं हूं, कश्मीर के लिए नहीं हूं, मगर मैं इस देश का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर व्यक्ति का कश्मीर है और हर कश्मीरी का देश है। क्या बात कर रहे हैं आप? नरेंद्र मोदी मुद्दों और युवा शक्ति दोनों के सहारे 2024 के मैदान में होंगे। फिर क्या भरोसा कि 2024 के आंकड़े पहले से ज्यादा चौंकाए। दिल्ली से रविकांत और भोपाल से मकरंद काले और हिमांशु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। नरेंद्र मोदी 2024 का संकेत दे रहे हैं, तो हिंदी बेल्ट में हारने वाली कांग्रेस के लिए सिर मुंडाते ही ओले पड़ने की कहावत कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के धन लोक से चरितार्थ हो रही है। धीरज साहू के ठिकानों से मिले 350 करोड़ से ज्यादा के कैश को बीजेपी ने कांग्रेस से जोड़ा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जैसे नेताओं का साफ आरोप है कि कैश के दम पर मोदी को हराने का प्लान बनाया गया था। क्या सचमुच 400 करोड़ के कैश लोक का 24 के चुनाव से कनेक्शन है? सवाल पब्लिक का की ये तीसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी। चौबीस में मोदी का टारगेट 400 सीट का है। कांग्रेस एमपी के कैश लोक का फाइनल फिगर 400 करोड़ पहुंच सकता है। तो क्या कांग्रेस सांसद के घर से मिले नोटों के पहाड़ का 24 के चुनावों से कोई कनेक्शन है? क्या ये नोट वोट के लिए जुटाए गए थे? इस बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कांग्रेस के धन कुबेर सांसद धीरज साहू के ठिकानों से कितना कैश बरामद हो चुका है। 10 ठिकानों पर रेड, 354 करोड़ रुपए कैश। ये वो आंकड़ा
जो कांग्रेस सांसद धीरज साहू के 9 ठिकानों से बरामद हुआ। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। धीरज साहू के रांची वाले घर पर इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद हैं, ऑपरेशन ऑन है। धीरज साहू पर इनकम टैक्स की रेड 6 दिसंबर को शुरू हुई थी। झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के 10 ठिकानों पर एक्शन हुआ। इनकम टैक्स की रेड को 5 दिन का टाइम पूरा हो चुका है। 5 दिन में कैश का आंकड़ा 355 करोड़ पर पहुंच गया है। 10 ठिकानों पर रेड, 355 करोड़ कैश। रांची में इनकम टैक्स अधिकारी साहू मेंशन का एक कोना खंगाल रहे हैं। धीरज साहू के घर पे आज 6वें दिन भी इनकम टैक्स की रेड जारी है। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि लगातार जो इनकम टैक्स की टीम है, जो गाड़ियां हैं, वो इनके घर के अंदर मौजूद है और आज 6वें दिन भी लगातार जो इनकम टैक्स की टीम की रेड है वो जारी है। कई सारे कमरे हैं जिनकी तलाशी होनी बाकी थी, जिनका छानबीन करना बाकी था। कई लॉकर्स थे जिनकी छानबीन करनी बाकी थी। उन सभी लॉकर्स और उन सभी कमरों को खंगाला जा रहा है। इसके साथ साथ अभी भी जो पैरामिलिट्री फोर्स की टीम है वो भी आपको मौजूद दिखाई देगी। पूरी रेड टीम की सुरक्षा के लिए, ताकि कोई शख्स अंदर ना घुस पाए या घर का कोई शायद जो है बाहर ना आ जा पाए, इस पूरी सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री की फोर्स भी तैनात है। इसके साथ साथ अब तक जो आकलन हो पाया है वो 355 करोड़, जो काउंटिंग हो पाई है, 355 करोड़ रुपए जो है हार्ड कैश में धीरज साहू के ठिकानों से प्राप्त हुए हैं। रांची से क्या अपडेट आएगा, इसका सबको इंतजार है। लेकिन 5 दिन में रेड की ऐसी तस्वीरें सामने आई कि देखने वाले हैरान हैं। साहू के कैश लोग का नजारा जिसने देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नोटों का पहाड़, अलमारियों में कैश का अंबार देखकर हर कोई हैरान रह गया। आम आदमी तो छोड़िए, नोटों की गिनती करने वाले बैंक कर्मचारी और खुद इनकम टैक्स के अधिकारियों ने इतना कैश एक साथ नहीं देखा। नोटों का पहाड़ देखकर अधिकारी हैरान है, क्योंकि टैक्स चोरी के मामले में 354 करोड़ का नंबर अब तक का सबसे बड़ा नंबर। किसी एक आदमी के पास से रेड में अब तक इससे ज्यादा रकम नहीं मिली। ये पैसे कैसे प्राप्त हुए हैं? ये पैसे क्या मनी लॉन्ड्रिंग के तहत प्राप्त हुए हैं, शेल कंपनियों के तहत प्राप्त हुए हैं, या फिर इन पैसों का जो अर्जन एक प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया क्या रहा है, एक बड़ा सवाल है। और यही सवाल का जवाब जानने के लिए इनकम टैक्स की टीम जो है वो लगातार अलग अलग ठिकानों पे छापेमारी कर रही है। आज 6वां दिन है और अब तक जो आंकड़ा है वो 350 करोड़ के पार पहुंच चुका है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो टोटल काउंटिंग होगी वो लगभग 400 करोड़ के आसपास पहुंचेगी। तो ऐसे में कई सवाल हैं जिनका जवाब धीरज साहू को देना है और लगातार यही सवाल विपक्ष भी जो है वो प्रोटेक्ट करते हुए कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आ रही है, अपने आप को साइडलाइन करते हुए नजर आ रही है इंडिया गठबंधन। लेकिन बीजेपी बहुत हमलावर है और बीजेपी बार बार ये सवाल कर रही है कि आखिर इतने पैसे कहां से आए, इतने पैसे एक सांसद के घर पे कैसे बरामद हो सकते हैं, वो भी हार्ड कैश में। 6वां दिन है और अभी भी रेड जारी है। धीरज साहू के अलग अलग ठिकानों से बरामद कैश में 176 बैग्स को स्थानीय बैंकों में पहुंचाया गया। अलग अलग बैंकों के अधिकारियों को गिनती के काम में लगाया गया। 5 दिन 80 अधिकारी की 9 टीम गिनती में जुटी रही। 24 घंटे कैश की काउंटिंग का काम चला। 25 से ज्यादा नोट गिनने की मशीनों का इस्तेमाल हुआ। कई बार मशीनें गर्म होकर बंद हो गईं, तो दूसरी मशीनों को मंगवाना पड़ा। तब जाकर साहू के ठिकानों से मिले कैश की गिनती का काम पूरा हो पाया। रांची में रेड की पिक्चर भले ही खत्म हो जाए, लेकिन पॉलिटिक्स में नोटों के इन पिक्चर्स का नरेशन 2024 के चुनावों तक चलेगा। रांची टू दिल्ली और दिल्ली टू ओडिशा तक बीजेपी एक्शन में। बीजेपी के कार्यकर्ता करप्शन को लेकर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। धीरज साहू की गिरफ्तारी की डिमांड है, तो कहीं कांग्रेस से मामले पर सफाई मांगी जा रही है। बीजेपी का हर नेता करप्शन पर कांग्रेस से जवाब मांग रहा है। स्कोर चल रहा है, ये पता नहीं ये काउंटिंग कहां जाकर के रुकेगी, और यह तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। यह सिर्फ इनका एक छोटा सा नमूना है। कांग्रेस आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है। 300 पकड़ाया है, 2-4 हजार करोड़ रखा होगा इसी ढंग से। महादेव है,
कहां कहां पकड़ा रहा है। अभी धीरज साहू, इनके कितने थातीदार हैं। पैसा जमा कर पैसे के बल पर कांग्रेस ये सोचती हो कि मोदी को हरा देंगे, मोदी को नहीं हरा सकते। भारत के इतिहास में इतनी बड़ी रिकवरी आज तक नहीं हुई। 1947 से लेकर आज तक सबसे बड़ा रिकॉर्ड 183 करोड़ का था। ये उसका दुगुना हो गया है, 360 करोड़ से ऊपर हो गया है। 200 करोड़ के जो है सोने हीरे जवाहरात पकड़ाए हैं। कांग्रेस जो है वो उसको डूब मरना चाहिए। अभी तक उसने पार्टी से उसको निष्कासित नहीं किया है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जांच ईडी और अन्य एजेंसियां यदि करेंगी तो पता चलेगा किसके तार और कहां तक जुड़े हुए। करप्शन के पिच पर पीएम मोदी सनातन की तरह फ्रंट फुट पर खेलते हैं, क्योंकि मोदी पर आज तक करप्शन का कोई आरोप सच साबित हो नहीं पाया। ये बात कांग्रेस के नेता भी जानते हैं और इसलिए कांग्रेस करप्शन के इस मुद्दे पर मौन है। कांग्रेसी बस इतना कह रहे हैं कि धीरज साहू से व्यापारी हैं और उनके व्यापार से पार्टी का कोई संबंध नहीं। सदियों से उनकी अपना बिजनेस, कहां कमाए, किससे कमाए, सरकार तफ्तीश करे, पता करे। इसके साथ कांग्रेस पार्टी के कहां ताल्लुकात है? कांग्रेस पार्टी के कहीं सारोकार है, पता बताओ। कांग्रेस पार्टी के साथ इसका कोई सारोकार नहीं है। ये एक व्यक्ति और वो व्यक्ति एक फैमिली के है। ये पैसा किसका है वो भी हमें पता नहीं। हमारे एमपी के या फोरपदर के, उनके पिताजी के, भाई के, किसको पता है? नोटों के पहाड़ में बीजेपी के लिए पॉलिटिकल माइलेज कितना है, ये बात तो पीएम के ट्वीट से समझ आ गई। लेकिन अब बीजेपी के सपोर्टर्स और पीडीए वाले अखिलेश भी एक्टिव हैं। बीजेपी के सपोर्टर्स बीजेपी की लाइन पर हैं, लेकिन अखिलेश तो इनकम टैक्स के एक्शन, नोटबंदी का नरेशन लेकर आ गए। 24 की बहुत बड़ी तैयारी है। उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी आई थी, 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे। और सवाल वैसे के वैसे हैं। आप यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके कार्यक्रम में हम लोग शामिल होने आए हैं। आसपास सब किसान रहते हैं। जो हम लोग आप लोग बैठे दिख रहे हैं सब किसान हैं। बीजेपी वाले बताएं कि आय दोगुनी हो गई, क्या धान खरीदा गया? यहीं पास में 100 एकड़ में लगभग मंडी बन रही थी। जितना समाजवादियों ने बनाई उतनी ही बनी, उसके बाद मंडी नहीं बनी। सुना है यहाँ पर जमीन चिन्हित की जा रही है, नोटिफिकेशन हो रहा है। आजादी के 70-75 साल के बाद मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी नकदी कैश किसी और सांसद के घर से इस तरीके से बरामद हुआ होगा। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मेरी याददाश्त में मुझे नहीं याद। ऐसे में ये बातें प्रमाणित करती हैं कि जो उंगलियां उठाई जाती हैं भ्रष्टाचार को लेकर इन लोगों के ऊपर, विपक्ष के तमाम दलों के ऊपर, ये उन बातों को प्रमाणित भी करते हैं। और ये 400 करोड़ का कैश फ्लो, धारा 370 और 3 प्रदेश में नए सीएम से 24 के लिए संदेश। अगले 42 दिन बाद भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। तो क्या ये सारे फैक्टर्स 2024 में भी मोदी के लिए शुभ मुहूर्त लेकर आएंगे? वैसे यहां अगर 42 को आप पलटाएं तो 24 ही नजर आता है। बहरहाल देश के 100 करोड़ हिंदुओं को इंतजार है 22 जनवरी का, जब भक्त अपने भगवान के दर्शन कर पाएंगे। और इसके लिए अयोध्या सच संवर रही है। अयोध्या के नए एयरपोर्ट का काम कहां तक पहुंचा? अयोध्या से दिल्ली जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस कब शुरू होगी? अयोध्या के लिए कहां से फ्लाइट चलाई जा रही हैं? और भक्त अपने भगवान के दर्शन कैसे और कब कर सकेंगे? इसकी पूरी डिटेल देखिए सवाल पब्लिक की चौथी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। भगवान रामलला का मंदिर दिव्य और भव्य आकार ले रहा है। राम मंदिर निर्माण के आखिरी चरण की तस्वीरें हर दिन सामने आ रही हैं। करोड़ों देशवासी अद्भुत मंदिर को बनते साक्षात देख रहे हैं। प्रभु श्री राम के भक्तों का इंतजार बस समाप्त होने वाला है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर करीब करीब आकार ले चुका है। पहले फेज का काम लगभग पूरा हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले तैयारियों को आखिरी रूप दिया जा रहा है। 140 करोड़ देशवासी जिस घड़ी के इंतजार में थे वो अब बहुत नजदीक है।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लगातार मंदिर निर्माण की अपडेटेड तस्वीरें साझा कर रहा है। सुंदर कलाकृतियों की ये तस्वीरें हाल ही में ट्रस्ट ने जारी की हैं। 3 चरणों में हो रहे राम मंदिर निर्माण का पहला फेज लगभग पूरा हो चुका है और 22 जनवरी के बाद 23 जनवरी से भक्त अपने भगवान के दर्शन कर पाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक 15 दिसंबर तक फर्स्ट फेज का काम पूरा हो जाएगा। दूसरे फेज में पहली और दूसरी मंजिल प्रतिमा निर्माण कार्य और करीब 360 विशाल स्तंभों पर नक्काशी होगी और दूसरे फेज का काम दिसंबर 2024 तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। पहली मंजिल पर राम दरबार होगा और हर स्तंभ पर 25 से 30 कर्व बनाए जाएंगे, जिस पर देवी देवताओं की आकृतियां उकेरी जाएंगी। तीसरे चरण में परकोटे का निर्माण और सभागार करीब 71 एकड़ में होगा। साथ ही महर्षि वाल्मीकि, विश्वामित्र, निषाद, शबरी समेत 7 मंदिर बनाए जाएंगे, जिसके पूरा होने की डेडलाइन दिसंबर 2025 रखी गई है। राम मंदिर का निर्माण बेहद खास तरीके से किया जा रहा है, जिसके तहत रामलला को गर्भगृह में कुछ इस तरह से स्थापित किया जाएगा कि सिंह द्वार से प्रवेश करते ही भक्तों को रामलला के दर्शन बड़ी ही आसानी से हो जाएंगे। भक्त अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर में पूर्व दिशा से प्रवेश करेंगे। सामने जैसे देखेंगे सिंह द्वार से ऊपर जाएंगे। भगवान की प्रतिमा उनकी आंखों के सामने होगी। मंदिर निर्माण में इस खास बात का भी ध्यान रखा गया कि सिंह द्वार से राम मंदिर में प्रवेश करने के बाद श्रद्धालु गर्भगृह की ओर आते हुए तकरीबन 320 फीट की दूरी तक रामलला को देख सकेंगे। दर्शन के बाद बाएं तरफ से परकोटे की परिक्रमा का रास्ता होगा। आयताकार परकोटे की लंबाई 732 मीटर होगी और चौड़ाई 4.25 मीटर। परिक्रमा के बाद प्रसाद लेकर दर्शन पूरा होगा। लेकिन दर्शन करने से पहले मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर रामनगरी अयोध्या तक पहुंचा कैसे जाए। रामनगरी जाने के लिए श्रद्धालु सड़क, रेल और हवाई रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सड़क मार्गों को दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है, ताकि देश विदेश से आने वाले राम भक्तों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके तहत अयोध्या में 105 किलोमीटर के आउटर रिंग रोड का उद्घाटन भी जल्द होने वाला है। आउटर रिंग रोड शुरू करने के पीछे उद्देश्य है कि जो राम भक्त दूसरे जिलों से अयोध्या आ रहे हैं वो बाहर ही बाहर होते हुए अयोध्या निकल जाएं। अगर भक्तों की भीड़ लखनऊ होकर जाती है तो अयोध्या रोड पर ट्रैफिक की समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा सीतापुर रोड, आगरा एक्सप्रेसवे और बेहटा सहित कई जगहों पर छुटपुट काम बाकी है, जिसे पूरा किया जा रहा है। अयोध्या से दिल्ली के लिए रेलवे वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत करने की तैयारी में है। जल्द ही पीएम मोदी इसे हरी झंडी दिखा सकते हैं। इसके अलावा रामनगरी को देश के दूसरे बड़े शहरों से जोड़ने का भी रेलवे ने प्लान बनाया है। इसके तहत जल्द ही पटना से अयोध्या होते हुए लखनऊ तक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी है। इसके अलावा बुलेट ट्रेन का पहला सेक्शन 3 साल में शुरू होगा। सड़क और रेल के अलावा हवाई मार्ग सेवा भी अयोध्या में जल्द शुरू होने वाली है। अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। एयरपोर्ट को कोड AYJ जारी हो चुका है। जल्द एयरलाइन के लिए टिकट बुकिंग शुरू होने वाली है। 15 नवंबर को एयरपोर्ट का काम पूरा हो जाएगा और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। कैसे ये एयरपोर्ट दुनिया का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है जो हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुस्तान के आध्यात्म को आपको एक साथ एहसास कराएगा, महसूस कराएगा। क्यों? क्योंकि ये अयोध्या है, प्रभु श्री राम की नगरी है। यहाँ दुनिया भर से प्रभु श्री राम के भक्त आएंगे और दर्शन करने के लिए जब वो फ्लाइट से नीचे लैंड कर रहे होंगे तो उस वक्त उन्हें ऊपर से जो छवि दिखाई देगी, उस वक्त उन्हें ऊपर से जो तस्वीर दिखाई देगी, उससे इस बात का उनको अंदाजा लग जाएगा कि वो किसी दिल्ली, अहमदाबाद या किसी हिंदुस्तान के बड़े शहर, देश के बड़े शहर में वो नहीं उतर रहे हैं, बल्कि अयोध्या में वो लैंड करने जा रहे हैं। और इसीलिए ये जो पूरा आर्किटेक्चर है, कलाकृति है, इमारत है, उसको उसी अंदाज में सहेजा गया है। बीते 2 दिसंबर को ही सीएम योगी के साथ केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अयोध्या पहुंचे थे और एयरपोर्ट निर्माण कार्यों की समीक्षा की थी। 3 फेज में बन रहे श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सबसे पहले दिल्ली व अहमदाबाद के लिए यात्री सेवाएं शुरू की जाएंगी। इससे कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए लोग हवाई जहाज से अयोध्या पहुंच सकेंगे। और आगे आप देखने वाले हैं सुशांत सिन्हा के साथ न्यूज की पाठशाला, और इसमें आप देखेंगे कि क्या शिवराज सिंह और रमन सिंह की विदाई के बाद अगला नंबर वसुंधरा राजे का है।